नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, वो खबरें जिन्होंने पूरे हफ्ते दुनिया भर में बटोरी है सुर्खियां। खबर का हर पहलू, हर विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए आज सबसे पहले बात करेंगे कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन टूटने वाला है। दरअसल आरोप क्या अमेरिका के खिलाफ खड़ा होगा। नाटो 32 देशों का सैन्य संगठन है, लेकिन इसमें अमेरिका और यूरोप के देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप आमने सामने है, तो क्या अब नाटो खत्म होगा? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सीरिया की भी, जहां आतंकियों पर मौत बरस रही है। पहले अमेरिका और अब ब्रिटेन और फ्रांस ने आईएस पर हवाई हमला किया है। क्या हुआ है ये हमला, कहां हुआ है और क्यों हुआ है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दुनिया की हर वो बड़ी खबर पर हमारी नजर होगी जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। और सबसे पहले बात ईरान की। ईरान में 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी के साथ वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं। महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब और ज्यादा हिंसक हो गया है। अब यह प्रदर्शन नेतृत्व परिवर्तन की मांग वाले आंदोलन में बदल गया है। ईरान में प्रदर्शन 100 से ज्यादा शहरों में फैल गया है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी इमारतों में आग लगा रहे हैं और अब तक हिंसक प्रदर्शन में 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 14 सुरक्षाकर्मी और 48 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने तेहरान एयरपोर्ट, इंटरनेट, फोन सेवाएं बंद कर दी हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखे। हालात को देखते हुए सेना अलर्ट पर है। आपको बता दें कि सरकारी इमारतों पर भी तोड़फोड़ हुई है और ईरानी शहर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। यह बयान ट्रंप का आया है। ईरान में संग्राम और सड़कों पर आवाम है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बीच ट्रंप ने कहा है कि ईरान संकट से गुजर रहा है। पूरे ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका ईरान के हालात पर नजर रखे हुए है। अगर ईरान लोगों को मारता है तो अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करेगा, यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. और ईरान में लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान की सरकारी मीडिया की ओर से जारी और समर्थकों के साथ एक सार्वजनिक बातचीत के दौरान दिए गए बयानों में खामेनेई ने वॉशिंगटन पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। खामेनेई ने कहा, कुछ प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यह बड़ा बयान खामेनेई की तरफ से आया है। دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. ईरान में क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और युवाओं और जेनजी को लगता है कि पहलवी की वापसी से ईरान को आर्थिक स्थिरता, वैश्विक स्वीकार्यता और व्यक्तिगत आजादी मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के बारे में। आखिर रजा पहलवी कौन है? तो आपको बता दें कि रजा पहलवी का जन्म 31 अक्टूबर को 1960 में हुआ था।
तेहरान में उनका जन्म हुआ था। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बड़े बेटे हैं। साथ ही 1967 में आधिकारिक रूप से क्राउन प्रिंस उन्हें घोषित किया गया और 1979 में मोहम्मद पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। 1979 में ईरान से राजशाही खत्म हो गई। पहलवी जो है वो निर्वासन के बाद अमेरिका में रहने लगे। ईरान को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बनाने की मांग पिछले लंबे समय से करते रहे हैं, लिहाजा जेंजी की भी वो पसंद है। तो क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपे जाने की वकालत जो है वो वहां के युवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहलवी निर्वासन के बाद अमेरिका में रहने लगे थे। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान में आखिर कब से ये पूरा कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ईरान में जो संग्राम की शुरुआत हुई और सड़कों पर जिस तरीके से कोहराम देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत 28 दिसंबर 2025 से इसकी शुरुआत हुई। ग्रैंड बाजार में व्यापारियों ने हड़ताल की और इसी हड़ताल के साथ इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को प्रदर्शन दूसरे शहरों में भी फैल गया, मतलब इस प्रदर्शन ने धीरे धीरे उग्र रूप ले लिया। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती है और यह झड़प हिंसा में परिवर्तन हो जाती है। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 को 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के छात्र आंदोलन में उतरते हैं। मतलब यहां भी हम ये देख रहे हैं कि जो जेंजी है वो इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र रूप दे देते हैं। 31 दिसंबर 2025 को ईरान के 21 राज्यों में हिंसा फैलती है और धीरे धीरे यह हिंसा और ज्यादा बढ़ती जाती है। 1 जनवरी 2026 को नए साल पर प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गए, मतलब और ज्यादा युवा इसमें जुटते हैं और ये उग्र हिंसात्मक प्रदर्शन का रूप ले लेता है। 1 जनवरी 2026 को अब तक 5 प्रदर्शनकारियों की मौत, मतलब 1 जनवरी तक 5 प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं। इसके बाद 3 जनवरी 2026 को खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई कह दिया और इस बयान के बाद यह प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। अब तक इस प्रदर्शन में 28 लोगों की मौत, मतलब 3 जनवरी तक 28 लोग प्रदर्शनकारी जो है वो मारे जाते हैं। 5 जनवरी 2026 को 28 राज्यों में हिंसा फैलती है। मतलब आप समझ लीजिए कि जो हिंसा का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जाता है। तेहरान के बाजारों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, आगजनी की तस्वीरें सामने आती हैं। इसके बाद 6 जनवरी की यदि बात करें तो 6 जनवरी 2026 को रजा पहलवी ने पहली बार सार्वजनिक अपील की। यहां से रजा पहलवी जो है वो सामने आते हैं और लोगों से 8 जनवरी को फिर से प्रदर्शन करने की वो अपील करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा साथ उनका वहां के युवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7 जनवरी की बात करें तो 7 जनवरी 2026 को सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती है और यह झड़प हिंसा को और ज्यादा उग्र बना देती है। ईरान के शहरों में पुलिस कमांडर की हत्या भी कर दी जाती है। 7 जनवरी 2026 को पुलिस कमांडर को जो है मार दिया जाता है। उसके बाद अब तक 40 लोगों की मौत, 7 जनवरी तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत इस पूरी हिंसा में जो है ये आंकड़ा छूता है। 8 जनवरी 2026 को 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन होते हैं। मतलब देखिए कि पहले 4 शहरों से शुरू हुआ प्रदर्शन, फिर 25 शहरों तक फैलता है और फिर 100 शहरों में प्रदर्शन होता है। और 8 जनवरी को इंटरनेट और फोन सेवाएं जो है वो बंद कर दी जाती है ताकि ये प्रदर्शन जो है और ज्यादा उग्र ना हो सके। अब तक 45 लोगों की मौत 8 जनवरी तक इस प्रदर्शन के दौरान होती है और 9 जनवरी 2026 को तेहरान के एयरपोर्ट बंद कर दिए जाते हैं और जो सेना है वो अलर्ट पर आ जाती है। साथ ही ट्रंप का बयान 9 जनवरी को आता है कि ईरान में ये जो संकट है ये गंभीर संकट है और ट्रंप इन सब के बीच में एक चेतावनी भी देते हैं कि प्रदर्शनकारियों के साथ गलत व्यवहार ना करें, अन्यथा अमेरिका कार्रवाई करेगा। तो ये महत्वपूर्ण तमाम सारे बिंदु थे। और आइए अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींच रखी है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा, जिस पर अब अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा थी। इसी बीच ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया जिसने उनके सहयोगियों को भी हैरान कर दिया। ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कह दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना चाहिए क्योंकि यह उनकी सुरक्षा का मामला है। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी यूरोप को भी हैरान कर दिया। ट्रंप ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे, लेकिन वेनेजुएला पर एक्शन के बाद ट्रंप के इस बयान ने पूरे यूरोप को हैरान और परेशान कर दिया है। तो आपको बता दें कि इन सब के बीच सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या नाटो टूट जाएगा?
ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच वॉशिंगटन को ग्रीनलैंड की जरूरत है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में अमेरिका की पहले से ही सैन्य मौजूदगी है। ग्रीनलैंड के पिटुफिक बेस में दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिकी सेना तैनात है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में 6000 तक सैनिक तैनात किए थे। 1951 की एक संधि के तहत अमेरिका डेनमार्क को बस एक सूचना देकर अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा देता है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि मैं अभी ग्रीनलैंड के लिए पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी हम ग्रीनलैंड के लिए कुछ भी करेंगे, उन्हें पसंद हो या ना हो, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। Need Greenland for national protection. They have a very small population. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. If they say that Denmark was there 300 years ago or something with a boat, well, we were there with boats too, I'm sure. So we'll have to work it all out. But we need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. ट्रंप ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड के रूस और चीनी सेना मौजूद हैं ग्रीनलैंड में, इसलिए यहां हमारा होना हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए आखिर इतने बेचैन क्यों हैं? क्या सच में अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा? I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and you know, they've been very nice to me. I'm a big fan, but you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. तो हम ग्रीनलैंड के साथ जो हम चाहेंगे वो करेंगे। ऐसे में सवाल फिर यही उठता है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए आखिर इतने बेचैन क्यों हैं? क्या सच में अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा? ये समझना जरूरी है। और इन सब के बीच में दूसरे विश्व युद्ध के समय यूरोप और उत्तरी अमेरिका के तटों से उड़ने वाले विमान अटलांटिक महासागर के बीच एक बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाते थे। इसी इलाके को ग्रीनलैंड एयर गैप कहा गया। जर्मनी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया था। यह इलाका मित्र देशों जहाजों के लिए किलिंग ग्राउंड बन चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के 8 दशक बाद ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर भविष्य में कोई बड़ा युद्ध होता है तो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रखने वाला देश अटलांटिक समुद्री रास्तों पर भी पकड़ बना सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका आधिकारिक रूप से कब्जा हो। साथ ही आपको बता दें कि खास भौगोलिक जो स्थिति है ग्रीनलैंड की, वो आखिर क्या है? ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत खास है। ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है। इसी वजह से इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण ठिकाना माना जाता है। रणनीतिक सैन्य के रूप से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद खास है। यहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से ही मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। चीन और रूस पर नजर रख सकता है अमेरिका। यहां से आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जो ग्रीनलैंड का इलाका है वो प्राकृतिक संसाधनों से भी परिपूर्ण है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार माने जाते हैं, जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज्यादा है। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है। इसीलिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। साथ ही यहीं से नई समुद्रिक व्यापारिक राहें भी जाती हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के कारण
आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रूट्स पर प्रभुत्व और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन की बढ़त को रोकने में मदद करेगा। और साथ ही ये अमेरिका की सुरक्षा नीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। वहां प्रभाव बढ़ाकर वो भविष्य के संभावित खतरों को पहले ही रोक देना चाहता है। तो इस लिहाज से ग्रीनलैंड का महत्व बहुत ज्यादा है। अब आपको हम दरअसल समझाने की कोशिश करते हैं मैप के जरिए कि आखिर ग्रीनलैंड का ये जो महत्व है, इसे और ज्यादा हम कैसे विस्तार से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरीके से ये जो इलाका जो आप मैप में देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीनलैंड का इलाका है। और यहां से यदि अमेरिका की दूरी की बात की जाए तो 5043 किलोमीटर अमेरिका की दूरी ग्रीनलैंड से है। साथ ही आपको बता दें कि ग्रीनलैंड का भौगोलिक रूप से कहीं ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहां पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है वो इतने ज्यादा हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ग्रीनलैंड पर आधिकारिक रूप से अपना कब्जा चाहते हैं। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की जो रूस से दूरी है वो तकरीबन 5000 किलोमीटर है। और साथ ही ग्रीनलैंड की डेनमार्क से जो दूरी है वो 2290 किलोमीटर है। इस लिहाज से दरअसल अमेरिका, चीन और रूस दोनों की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है ग्रीनलैंड से। और साथ ही आपको बता दें कि चीन और ग्रीनलैंड की जो दूरी है वो 8000 किलोमीटर है। मतलब ये इलाका ग्रीनलैंड का अमेरिका के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो यहां से चाइना और रूस दोनों पर नजर रख सकता है। और साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो इतने ज्यादा यहां पर भरपूर मात्रा में है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है ग्रीनलैंड, और इसी लिहाज से इस पर अमेरिका की नजर है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद हालात तेजी से बदले हैं। नाटो देशों को लगने लगा है कि अमेरिका कभी भी ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य अभियान छेड़ सकता है ना। तो ये आपको समझना जरूरी है। इससे न सिर्फ नाटो के टूटने का खतरा है, बल्कि यूरोप की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। इस कारण यूरोपीय यूनियन में कुछ देश अमेरिका के साथ सीधे टकराव की तैयारी भी कर रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने पहले कहा था कि ऐसा कदम नाटो और दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा ढांचे का अंत होगा। सबसे पहले जानिए ग्रीनलैंड को किन किन देशों का साथ मिला है। तो आपको बता दें कि ग्रीनलैंड के साथ डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये सभी देश ग्रीनलैंड के साथ हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्पेन भी ग्रीनलैंड का समर्थक है। ब्रिटेन ने ग्रीनलैंड पर किसी भी कब्जे का विरोध किया है। साथ ही डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश भी की तो नाटो सैन्य गठबंधन का अंत हो जाएगा। वहीं फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने भी साफ कहा है कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क का ही है। इस पर अमेरिका हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इन सब के बीच में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई करेगा। ऐसा कदम न सिर्फ नाटो के लिए बल्कि खुद अमेरिका के हित में भी नहीं होगा। ग्रीनलैंड सहित आर्कटिक इलाके में सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है ताकि बाहरी और संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण दखल को रोका जा सके। यह महत्वपूर्ण बयान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का आया। और वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का भी मानना कुछ ऐसा ही है। जॉन बोल्टन ने कहा है कि इसे ही हम अमेरिका में ट्रोलिंग कहते हैं। ट्रंप का मोलभाव करने का जो तरीका है, कुछ अजीब कहना और लोगों को चौंकाना, और फिर अगर उन्हें अपनी मांगी हुई रकम का 30% मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता कि वो ग्रीनलैंड के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसका मतलब नाटो अलायंस का खत्म होना भी हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी आपदा भी होगी। तो मतलब ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के संभावित खतरे को देखते हुए ये बयान जो है वो आ रहे हैं। साफ है कि कई नेताओं और पूर्व अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन वेनेजुएला में जो कुछ हुआ
उसके बाद हालात अब बदल चुके हैं। ट्रंप जिस सख्ती से ग्रीनलैंड पर दावा कर रहे हैं उसे कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नाटो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा साथी था, क्या वो इस फैसले पर ट्रंप के खिलाफ खड़ा होगा? तो ट्रंप के बयान पर व्हाइट हाउस ने भी सफाई दी है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। आर्कटिक क्षेत्र में हमारे विरोधियों को रोकने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति और उनकी टीम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अमेरिकी सेना का उपयोग करना कमांडर इन चीफ के पास हमेशा एक विकल्प के रूप में मौजूद है। यानी अमेरिका ने अपने सारे पट्टे बिसात पर बिछा दिए हैं। अब देखना यह है कि यूरोप क्या फैसला करता है। तो आपको बता दें कि डेनमार्क ट्रंप के फैसले का कड़ा विरोध कर रहा है। डेनमार्क ने पहले ही अमेरिका से बात करने का प्रस्ताव दिया है। Kongerigets integritet, det op til kongeriget. Jeg står her på Færøerne, og så længe de har en kongeriget i Danmark, der består af Danmark, Færøerne og Grønland, så kan vi ikke acceptere, at der er nogen, der anfægter vores suverænitet. Og derfor vil vi også indkalde den amerikanske ambassadør til Danmark til en samtale i Udenrigsministeriet om ret kort tid for at gøre to ting gældende. For det første for endnu en gang at få sagt klart fra, at der er nogle gode linjer her, men selvfølgelig også for at udbede os en forklaring. और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे सीरिया की, जहां पर आतंकियों पर आसमान से आग बरस रही है। बने रहिए हमारे साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन और अब बात सीरिया की। आपको बता दें कि सीरिया में आतंकियों पर आसमान से आग बरस रही है। सीरिया में आईएस के संदिग्ध ठिकाने पर ब्रिटेन फ्रांस के युद्धक विमानों ने हमला किया है। ब्रिटेन और फ्रांस के युद्धक विमानों ने मध्य सीरिया में भूमिगत ठिकानों पर हवाई हमले किए। माना जा रहा है कि यहां इस्लामिक स्टेट हथियार और विस्फोटक जमा कर रहा था। ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमले शनिवार शाम को सीरिया के होम्स प्रांत में ऐतिहासिक शहर पलमायरा के ठीक उत्तर में पहाड़ों में स्थित ठिकानों पर हुए। ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका के नेतृत्व वाले उस गठबंधन का हिस्सा हैं जो 1 दशक से अधिक समय से आईएस आतंकवादियों से लड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटिश सेना ने इस हमले में टाइफून FGR-4 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। इसमें फ्रांस के राफेल विमान भी शामिल थे। ब्रिटिश वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा, यह कार्रवाई आईएस और उसकी हिंसक विचारधाराओं के किसी भी उभार को खत्म करने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।
फ्रांस की सेना ने एक बयान में कहा कि ये हमले आईएस समूह के उभार को रोकने के उद्देश्य से किए गए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई फ्रांस और उसके सहयोगियों के लिए प्राथमिकता बनी हुई है। सीरिया सरकार की ओर से इन हमलों पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है। सीरिया पिछले साल के अंत में आईएस विरोधी गठबंधन में शामिल हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि सीरिया और इराक में स्थिति अपने पूर्व गढ़ों में आईएस के अब भी 5,000 से 7,000 सदस्य सक्रिय हैं। पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने सीरिया में आईएस लड़ाकों और हथियार स्थलों को नष्ट करने के लिए सैन्य हमले शुरू किए थे, जिसके बाद ये एक्शन लगातार जारी है। और रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एक एजेंट ने कार सवार महिला को गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान रनी गुड के तौर पर हुई है। अमेरिका गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक महिला ने अधिकारियों को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद एजेंट ने यह कार्रवाई की और घटना के तुरंत बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और आईसीई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना पर कहा है कि जिस इमिग्रेशन एजेंट ने महिला को गोली मारी, उसने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया था। जैसा कि हमने आपको तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किन हालातों में ये पूरा जो ये घटना है ये घटित हुई, किस तरीके से महिला जो है वो कार आगे बढ़ाती है और उसके बाद उसे गोली मार दी जाती है। आपको बता दें कि होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव क्रिस्टी नोएम ने दावा किया कि महिला ने अधिकारियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, जो कि तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है। उन्होंने घटना को आईसीई अधिकारियों पर किया गया घरेलू आतंकवादी हमला बताया। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। वीडियो में दिखता है कि एक आईसीई अधिकारी सड़क के बीच खड़ी एसयूवी के पास जाता है और ड्राइवर से दरवाजा खोलने को कहता है। तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और सामने खड़े दूसरे आईसीई अधिकारी ने तुरंत बंदूक निकालकर बेहद करीब से कम 2 गोलियां दाग दी। आईसीई एक फेडरल एजेंसी है। यह देश में अवैध इमिग्रेशन की रोकथाम, डिपोर्टेशन और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स पर कार्रवाई करती है। यह एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करती है।